हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेंस आंसर राइटिंग डेली हमारी मैड सीरीज़ में। आज हम माइनर टेस्ट नंबर 4 के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म है क्या? इम्पीरियलिज्म एक ऐसी रूलिंग पॉलिसी होती है जहां पर एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है बाय मीन्स ऑफ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, और किसके लिए? खुद के बेनिफिट के लिए। अगर सिंपल भाषा में समझे तो इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, कि अपने अपने एरिया को बढ़ाना इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरली। इट इज़ इम्पीरियलिज्म। आप इसमें कई तरह के मेथड यूज़ कर सकते हो, मतलब मिलिट्री से कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आप डोमिनेंस दिखा रहे हो, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो, या फिर कल्चरली भी हो सकता है थ्रू लैंग्वेज, या फिर रिलीजियस कन्वर्जेंस के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन इसमें हमेशा सेटलमेंट जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पर जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया तो इट वाज अ काइंड ऑफ एक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटेन ने कंट्रोल किया है उसको हम इम्पीरियलिज्म में लेते हैं। और ब्रिटेन ने स्टार्टिंग में ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर गवर्नेंस में आए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और दैट्स हाउ दे कंट्रोल इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉलोनलिज्म। कॉलोनी बना के किसी देश को लूटना। तो कॉलोनिज्म एक तरह का एक फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म ही है। इसमें भी आप एक कंट्री दूसरे पे कंट्रोल करती है, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि एक तो लॉन्ग टर्म फिजिकल कंट्रोल होता है, और इसमें जो मदर कंट्री है वो दूसरी कंट्री में अपने लोगों को भेज के वहाँ सेटलमेंट करवाती है, और वहाँ का जो रिसोर्सेज है वो मदर कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका को कंट्रोल किया, वहाँ पर अपने जो सिटीजन्स उनको भेजा, उन्होंने वहाँ पर सेटलमेंट जमाई और वहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया, तो वो उनकी कॉलोनी बन गई। ऐसे करके बहुत सारी कॉलोनियाँ हुआ करती थी। तो काइंड ऑफ इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म में एक फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि जो इम्पीरियलिज्म है इसमें कंट्रोल होता है, इट कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेटलमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट कॉलोनिज्म में क्या होता है, पर्टिकुलरली कॉलोनी बनाई जाती है और वहाँ सेटलमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। तो एक तरह का काइंड ऑफ कॉलोनिज्म इज ए काइंड ऑफ इम्पीरियलिज्म। बाकी तरह के इम्पीरियलिज्म भी हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री इम्पीरियलिज्म, कल्चरल इम्पीरियलिज्म, रिलीजियस इम्पीरियलिज्म, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, इस तरह से। तो उनमें से एक कॉलोनिज्म भी हमारा एक टाइप हो गया। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डिड यूएन प्ले इन द डीकोलोनाइजेशन। जो यूनाइटेड नेशन है उसने डीकोलोनाइजेशन में क्या रोल प्ले किया। तो एक तो यूएन आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार 2 के बाद इसको बनाया गया था। वर्ल्ड वार 1 के बाद हमने देखा था कि लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ताकि दोबारा से ऐसा हम युद्ध को अवॉइड कर पाएँ। और डी कोलोनाइजेशन क्या होता है, मतलब डी का मतलब होता है नेगेटिव, तो कोलोनाइजेशन का मतलब उल्टा। तो इसमें कॉलोनी को ख़त्म करने की बात थी, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपने अपने कॉलोनियाँ बांट रखी थी, तो उसको फ्री करने की बात आ रखी थी। बिकॉज अगर हम लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो हम जो पॉलिसी बता रहे हैं वो हमें तो फॉलो करनी चाहिए ना। इस प्रकार तो यूनाइटेड नेशंस था, उसने एक क्रूशियल रोल किया। उसने कहा कि भाई सेल्फ गवर्नेंस आनी चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। तो उस टाइम पर यूएन ने का जो चार्टर था उसने प्रमोट किया लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन, और एक डेक्लेरेशन भी पेश किया गया 1960 में, डिक्लेरेशन ऑन द डीकोलोनाइजेशन। तो इसने कॉलोनियल पावर को प्रेशराइज किया कि भाई अब समय आ गया है कि कॉलोनीज़ को अपना सेल्फ गवर्नेंस दिया जाए, फ्री किया जाए। इस वजह से आप देखो कि उस दौरान इंडिया आज़ाद हो गया, घाना आज़ाद हो गया 1957 में, या केन्या आज़ाद हो गया, और ऐसे करते करते हांगकांग आज़ाद हुआ 1997 के आसपास। तो इस प्रकार ये यूएन का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो मॉडर्न टाइम्स में यूएन का कंट्रीब्यूशन आज भी पूछा जा सकता है कि यूएन का आज के दिन मॉडर्न टाइम में क्या रेलेवेंस है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो इंडिया है, क्या वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होना चाहिए हमारे पास। उसके बारे में हमारे पास 7-8 आर्गूमेंट होने चाहिए। हमारी पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है, वी रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है, और इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया रीजनल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए खड़ा होता है। डिजास्टर में, अर्थक्वेक, जब भी कुछ ऐसा होता है पड़ोसी देशों में, इंडिया सबसे पहले एक रीजनल लीडर के रूप में काम करता है। खैर, ये एक अलग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऐसी 2 कंट्री के नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली इम्पीरियलिज्म को रोका था। तो आप इसमें 2 एग्जांपल दे सकते हो, एक इथोपिया का, एक जापान का। इथोपिया ने इटली को डिफीट कर दिया था
बिकॉज इटली के भी बहुत सारी कॉलोनी हुआ करती थी। तो एक बैटल ऑफ अडवा है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एम्पर मेनेलिक सेकंड थे, तो इन्होंने सक्सेसफुली इटली को रजिस्ट कर दिया था। और ऐसे ही जापान में भी मेजी रेस्टोरेशन के दौरान उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इकोनॉमी। तो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, इन्होंने चाइना को भी हराया, रशिया को भी हराया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द ओपियम वॉर? ओपियम वॉर क्या थे? तो ओपियम वॉर वाज नथिंग बट ये चाइना और ब्रिटेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे। चाइना चाहता था कि भाई हमारे देश में ओपियम ना बेचा जाए, बिकॉज वो काफ़ी अडिक्टेड हुआ करता था। तो लेकिन जो ब्रिटेन था वो इलीगली स्मगल करके वहाँ पर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से लार्ज स्केल पर एडिक्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आने लगती है। चाइना उनको रोकने की कोशिश करता है, बट जिसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फाइनली ओपियम वॉर ब्रिटेन जीत जाता है और वहाँ पर ओपियम की सेल होता है। तो आप इसमें देखोगे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ नैनजिंग। तो इसके बाद हांगकांग का जो कंट्रोल था वो यूरोपियन पावर को मिल गया था, और ये हांगकांग को चाइना को 1997 में वापस सौंपा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में कह रहा है कि आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं ऑन द 3 एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोलम्बेस्की। तो गोलम्बेस्की की जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 3 जो एंटी गोल्स हैं उसके बारे में बताना है। तो आप इसमें आप लिखोगे कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है उसके अगेंस्ट में ये थे, और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उस पर एम्फेसिस किया था, और जो कंट्रोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। तो जो एनपीए है वो रिजेक्ट करता है रिजिड एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर को, जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। ये चाहता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। बट ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में हम जब पढ़ते हैं, जैसे भाई मैक्स वेबर का भी, तो वहाँ पर है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इनएफिशिएंसी में जाती हैं। ये बोलते हैं कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, जैसे ह्यूमन वेलफेयर, सोशल जस्टिस, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सिटीजन की नीड और ह्यूमन राइट्स को। कंट्रोल ओरिएंटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये रिजेक्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि कंट्रोल बेस्ड ना हो, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग हो। ये जो कीवर्ड होते हैं ना, ये आपके आंसर में झलकने चाहिए इस प्रकार। फिर आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। हाउ डज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स अकॉर्डिंग टू थिंकर्स? तो हमें इसका जो स्कोप है वो स्कोप बताना है। तो अलग अलग थिंकर के हिसाब से हम स्कोप बताएंगे। जैसे अगर आप देखोगे कि भाई एक तो हमारा नैरो स्कोप है जो हम ट्रेडिशनली देखते हैं, पोर्ट स्कोप करके है, तो इसमें भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारा हम देखते हैं पुराना। ये आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए इसकी, है ना। कभी 2 नंबर में खुद भी आ सकता है, आप एक बार गूगल करके भी देखना, ये नोट्स में भी आपको दी गई थी। दीज आर वेरी स्टैंडर्ड। फिर आता है थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव। इसमें हम गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांच है हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये बात करता है उन तीनों में एक इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए। और जो प्रिविलिंग व्यू है अभी, वो बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2 हिस्सों में तोड़ने की। एक है थ्योरी वाला पार्ट, एक है अप्लाइड वाला पार्ट। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल फंक्शन, ये सारे कवर हो जाएंगे इस प्रकार। आगे बढ़ने से पहले हमारी जो सीरीज चल रही है उसके बारे में बता दूं। हमारी मैड सीरीज चल रही है, इसमें ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए हम ये टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, और डेली इसमें आपके टेस्ट होते हैं। और ये आपको बहुत सारे फीचर देता है। इसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग मिलती है, लाइव डिस्कशन मिलता है, विद टाइमर आपको क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं। और अगर आप 12 बजे तक मतलब आपको 8:30 बजे टेस्ट मिलता है रात को, अगले दिन 12 बजे तक भी आप टेस्ट लिख के भेज देते हो तो 24 आवर्स में आपको कॉपी चेक होके मिल जाएगी। पर्सनल मेंटरशिप इसमें आपके पास रहती है, आपको सारे सोर्सेज बताए जाते हैं। आरएस के सारे PYQ सोल्ड आपको मिलेंगे जितने भी अवेलेबल हैं। और इसमें 100 टेस्ट आपके रहने वाले हैं। 77 माइनर टेस्ट हैं, 23 मेजर टेस्ट हैं। टॉपर्स की कॉपी आपको दिखाई जाएगी ताकि वो टॉपर कैसे बनते हैं, उनकी वजह से क्या टेक्टिक है, वो कैसे लिखना चाहते हैं, आप उसको जान पाओगे। आपको करंट अफेयर मिलेंगे 18 महीने के। तो ये सारे फीचर आपके पास इस टेस्ट सीरीज़ में रहेंगे। और आप माइनर और मेजर का शेड्यूल भी देख सकते हो। माइनर जो रहता है वेडनेसडे टू संडे रहता है, और जो मेजर है वो ट्यूसडे को रहता है। टाइमिंग जो माइनर है उसका 8:30 to 9 PM रहता है। आपको 9 PM के बाद उसका डिस्कशन मिल जाता है। और आपको सबमिशन करना पड़ेगा 12 बजे से पहले ताकि आपका डेडिकेशन और जो डिसिप्लिन है वो हम इंश्योर कर पाएँ।
और जो मेजर टेस्ट है उसमें हम 9 AM से 12 PM का आपको 3 घंटे का टाइम देते हैं। ये टाइमिंग दोनों के लिए ही सेम ही रहेगा, मीडियम विल बी सेम। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख पाओगे, और टेस्ट का टाइमिंग मैंने बता ही दिया है, 8:30 to 9 PM स्ट्रिक्ट टाइम बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। डिस्कशन 9 PM के बाद आपको मिल जाएगा, और इसके PDF भी आपको मिलेगी, और वो PDF का जो फीचर है वो आपको पेड बैच में रहने वाला है। बाकी आप स्क्रीन पर देख पाओगे, सारा डिस्कशन देख पा रहे हो आप। इवेल्युएशन टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपनी कॉपी भेजनी है, और वहीं पर चेक होकर आपकी 24 घंटे में वापस मिल जाती है। और बाकी जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी भी ग्रुप में आती है, तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि आपके पीयर कैसे लिख रहे हैं, बिकॉज कंपटीशन तो हमारा पीयर ग्रुप से तो है, तो हमें पता होना चाहिए बाकी लोग कैसे लिख रहे हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग क्लासेस रहने वाली हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो ज्वाइन द बैच एंड बूस्ट योर आंसर राइटिंग। ये कुछ फीचर हैं जो आपको पेड बैच में ही मिलने वाले हैं, जैसे आपकी आंसर कॉपी इवेल्युएशन है। वैसे आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी कॉपी पर्सनली इवेल्युएट हो, तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हो। सॉल्यूशन PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम में, जो फ्री बैच है उसमें आप PDF आप यूट्यूब पे देख पा रहे होगे। टॉपर्स कॉपी आपको मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस रहेगा, और आपको मेंटरशिप बीच में रहेगी। सारे मेंटर्स के आपको पर्सनल नंबर आपको रहने वाले हैं, तो डू चेक इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन NPM एंड NPA। तो ये दो अप्रोच हैं हमारी, NPM एंड NPA। तो NPM क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और NPA क्या है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो NPM है वो बात करता है एफिशिएंसी की, मार्केट बेस्ड रिफॉर्म की, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस डिलीवरी की। लेकिन जो NPA है वो बात करता है सिटीजन सेंट्रिक की। आप देखोगे इसमें जो न्यू पब्लिक वाला है ना, यहाँ पर पब्लिक सेंटर में आ गया है। जैसे ये बात करेगा सोशल इक्वालिटी की, पब्लिक पार्टिसिपेशन की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की। लेकिन जो मैनेजमेंट वाला जो फीचर है वो बात करता है प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, है ना। तो ये आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं NPM की में और NPA में। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो कंपैरेटिव इसका क्या है कि ये आपको ये जो टर्म है आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक्स, और ये बात करता है क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि चीज़ों को क्रॉस लिंकेज करके बेहतर बनाने की बात करते हैं। और ये बात करते हैं कि जो एनवायरमेंटल फोर्सेज हैं वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं, और ये हाईलाइट भी करते हैं सिमिलरिटी भी और डिसिमिलरिटी भी, जो पूरे ग्लोबल में जिस तरह के सिस्टम चल रहे हैं। तो हमको क्या होगा कि इससे एक थ्योरी मिलेगी कि मान लो ये सिस्टम है बहुत सारे, इनके बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी हम जब देखेंगे तो एक बेहतर सॉल्यूशन तक ले पाएंगे। ऐसा बोलते हैं ना, एक से भले दो से भले तीन। तो जब तक हमें कंपैरिजन नहीं मिलेगा तो वो हमें बेहतर बनने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसकी जो अप्रोच थी, इट वाज फोस्टर ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज जो चीज़ नॉर्थ कोरिया में चल रही है डेफिनेटली वो चीज़ हर जगह नहीं चल रही होगी। तो इस प्रकार अलग अलग जगह जो चीज़ें चलती हैं उनका हम एक एनालिसिस हमको करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है वो क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपको पता होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। 2 नंबर में है, तो आप 2 रोल आराम से लिख सकते हो। तो जो मैक्स वेबर हैं, पर्टिकुलरली मैक्स वेबर ने थ्योरी दी थी, अपनी प्रॉपर डेफिनेशन दी थी ब्यूरोक्रेसी की। तो उसमें क्या बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो ये सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती हैं, रिलेशन जो हैं वो पर्सनलाइज नहीं होती हैं, फॉर्मल होती हैं। ये सारा हम सोशोलॉजी में पढ़ने वाले भी हैं, जो मैक्स वेबर की थ्योरी है। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपना पब्लिक पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली कर पाए। एडिशनली आप देखोगे तो ये तो चलो इसका इम्पोर्टेंस हो ही गया कि इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी आती है, बिकॉज सरकार बदलती रहती है बट ब्यूरोक्रेसी बनी रहती है, तो उससे कंटिन्यूटी की भावना बनती है और गवर्नमेंट अपने जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाती है। बिकॉज गवर्नमेंट तो लेजिस्लेटिव में आ जाती है और रूल बनाते हैं, बट लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेजर पार्ट है हमारे एग्जीक्यूटिव का। तो बट इसका पॉजिटिव है तो कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें रिलेशन ज़्यादा पर्सनलाइज ना होकर फॉर्मल होती हैं, उस वजह से चीज़ें रिजिड हो जाती हैं और इम्पर्सनल हो जाती हैं। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि डिफ्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं, जहाँ पर
किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के पास अकाउंटेबल आप नहीं है तो उससे फेलियर ज़्यादा होने चांसेस रहते हैं। तो इससे करप्शन और लैक ऑफ पब्लिक मोरल ये सब होने लगते हैं। तो इसको अगर हम इन चीज़ों को दूर कर पाएँ तो ब्यूरोक्रेसी इज़ ए ग्रेट सिस्टम, बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसको आयरन फ्रेम स्टील फ्रेम बोलते हैं। और हम देखते भी हैं कि जितने भी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हाउ डज़ द फैमिली कंट्रीब्यूट टू वैल्यू इनकलकेशन इन इंडिविजुअल, एक फैमिली कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें तो आपको बहुत ही आपने देखा भी होगा कि फैमिली इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा सीखता है। एथिक्स में आपको हमेशा एग्जाम्पल ज़रूर देने पड़ेंगे, बिकॉज एथिक्स में कंटेंट बहुत ही कम है, चीज़ें बहुत ही जेनरिक आपको लगेंगी कि यार ये क्या पूछ रहे हो, कि फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस है। लेकिन उसको लिखने के लिए आपको एग्जाम्पल होने चाहिए, और एग्जाम्पल भी हमारे पास अच्छे से होने चाहिए, मतलब जो क्या बोलते हैं एस्टेब्लिश्ड विजडम, है ना। एग्जाम्पल आपको देने हैं ऐसे लोगों के, बुद्धा, महावीर, गांधी, टैगोर, रतन टाटा, MS धोनी, जिनको जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। रतन टाटा जी ने क्या कहा कि उनका एथिकल बिजनेस के लिए ना उन्होंने अपना क्रेडिट अपनी ग्रैंड मदर को दिया था, कि जो मैंने ये ह्यूमैनिटी सीखी ना ये अपनी ग्रैंड मदर से सीखी है। बिकॉज रतन टाटा ने अपना बहुत सारा पैसा डोनेट कर दिया है, जीवन उनका पूरा जीवन ही डोनेशन पे चला है, तो न जाने कितने लोगों को घर उन्होंने चलाया होगा। MS धोनी हम जानते हैं मिस्टर कूल, तो इन्होंने अपनी कामनेस, अंडर प्रेशर भी इतना काम कैसे रहते हैं, तो ये दिखाता है कि इनके पेरेंट्स का रोल है इनकी डिसीजन मेकिंग में। तो फैमिली का बहुत ही वाइटल रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सोसाइटी का रोल हमें बताना है कैसे वो इंडिविजुअल की मोरल वैल्यूज़ को शेप करता है। तो भाई सोसाइटी तो हमारी हर एक आस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती ही है। तो यहाँ भी हमें पर्टिकुलर एग्जांपल देने पड़ेंगे, जैसे भाई स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसने लोगों को एनकरेज किया, क्लीननेस, सिविक सेंस, है ना, सैनिटेशन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अपना झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी में जो एक्ट हमने देखे, इंडिविजुअल पर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आता है। इसमें आप सोशल मीडिया समझ सकते हो। तो जब भी ऐसे कोई इम्पैक्ट आपको देखने को मिले तो सोसाइटी का तो डेफिनेटली, बिकॉज वी आर, ठीक है, वी आर सोशल बीइंग या सोशल एनिमल भी बोल सकते हैं, बिकॉज हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो हम सोसाइटी को और सोसाइटी हमको रीशेप करती रहती है। जैसे एक मी टू मूवमेंट चला था जिसमें बहुत सारी वुमेंस ने अपने खिलाफ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसको बताना स्टार्ट किया, वर्क प्लेस में उनके साथ क्या क्या मतलब जो घटनाएं घटी हैं। तो इस वजह से सरकार भी उसके प्रति स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है और चीज़ें चेंज होने लगती हैं। तो काइंड ऑफ दोनों तरफ से ही होता है, एक तरफ सोसाइटी है, एक तरफ इंडिविजुअल है, दोनों ही एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली शेप करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज पीयर इन्फ्लुएंस अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एथिकल वैल्यूज़। तो जो पीयर इन्फ्लुएंस है वो आदमी के एथिकल वैल्यू को कैसे चेंज करेगा। पीयर का मतलब है आपका साथी, जो आपके साथ काम कर रहा है, साथ रह रहा है, जो भी है। तो पीयर कैसे करता है, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है, तो इनका फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट चला था, तो इसने पूरे यूथ को, पूरे ग्लोबली यूथ को इंस्पायर कर दिया क्लाइमेट के खिलाफ, है ना। कैसे एक छोटी सी लड़की ने एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, बिकॉज पीयर, तो उसने अपने साथियों को मोटिवेट किया, उस उम्र के बच्चों को, कि भाई हमें क्लाइमेट के लिए खुद ही फाइट करना पड़ेगा। जैसे साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव में है, ये चीज़ नेगेटिव में भी हो सकती है। जैसे जमतारा स्कैम्स हैं, तो वहाँ पर लोगों को जल्दी से पैसा कमाने के लिए मोटिवेशन मिला, तो न जाने कितने स्कैम जमतारा से किए गए हैं। तो ये स्कैम सिटी के नाम से घोषित हो गया था। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा, तो उसके ऊपर वेब सीरीज़ भी आई थी। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज मीडिया इम्पैक्ट वैल्यू इनकलकेशन, की जो वैल्यू इनकलकेट करते हैं, जो वैल्यू एब्जॉर्व करते हैं, उसमें मीडिया क्या रोल है। बिकॉज मीडिया क्या है, मीडिया को बोला जाता है, मीडिया इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी या मिरर ऑफ द सोसाइटी। जो हम सोसाइटी में करते हैं मीडिया वैसा ही दिखाती है, जो हम देखना चाहते हैं मीडिया में वही आता है। अगर मान लो कोई चीज़ हम देखना ही नहीं चाह रहे एज ए सोसाइटी, और मीडिया में वही बार बार आ रहा है, उसको हम नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं पॉजिटिवली, डिसलाइक कर रहे हैं, गंदे कमेंट उसके ऊपर दे रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप देखते हो कि जो चीज़ वो डाल रहे हैं उसके ऊपर हमारे अच्छे खासे रिस्पॉन्स आते हैं, और इस वजह से बार बार वो चीज़ वैसे ही बनाई जाती है ताकि लोगों को समझ में आए, पसंद आए, ठीक है। तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और इसमें मीडिया भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे दंगल मूवी है, दंगल मूवी में दिखाया गया कैसे
फीमेल रेसलर्स मेडल लेके आती हैं, तो उससे जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हुई। और जैसे एक हमारा जागो ग्राहक जागो मूवमेंट है, तो इससे भी कंज्यूमर्स में कितना अवेयरनेस आता है। या अक्षय कुमार इस तरह के ऐड बनाता है सैनिटरी पैड्स को लेके, है ना, पैडमैन मूवी भी आई थी। या हम जो मूवी में देखते हैं, मान लो कोई बॉलीवुड स्टार है, वो स्टाइल मारता है या जैसे डायलॉग वो बोलता है या जो वायलेंस वो दिखाता है, वो सारे डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। अब ये तो पॉजिटिव रोल दिखा दिया। नेगेटिव में भी आप बता सकते हो कि सोशल मीडिया पर कई बार मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ फैलाई जाती है हेट्रेड फैलाने के लिए। कि कोई मान लो कोई ओल्ड वीडियो उठा के और उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ लिख दिया, जैसे अभी होली चल रही है तो कोई पुरानी वीडियो उठा के दिखा दिया कि भाई होली पे कैसे एक डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं ना हेट्रेड फैला रहे हैं। बट वो वीडियो हो सकता है 10 साल पहले की हो या किसी दूसरे देश की हो, बट उसको कैप्शन डाल के या फेक थंबनेल के थ्रू लोगों में टेंशन पैदा कर देते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ मोरल एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग एथिकल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मोरल एजुकेशन का क्या रोल है? मोरल एजुकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के दिन एथिकल वैल्यूज़ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे मोरल एजुकेशन के बारे में ई श्रीधरन जो थे हमारे मेट्रो मैन, उन्होंने बताया था कि भाई जब उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया तो उनको पता था कि कैसे मतलब ये बैकबोन होने वाली है हमारी कैपिटल की। तो उन्होंने इंश्योर किया कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हुए उन्होंने उसको बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट किया, करप्शन फ्री एजुकेशन किया। तो ये दिखाता है आपकी मोरल एजुकेशन कैसे आपके एथिकल डिग्रेड होने से आपको बचाती है। कि मतलब इंसान को ये रहता है ना कि मान लो मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, मैं ऑन पेपर करेक्ट हूँ, बट मोरली आई नो कि ये चीज़ गलत हो रही है ना। एथिक्स इज़ अबाउट सोसाइटी और मोरलिटी इज़ अबाउट इंडिविजुअल, है ना। एथिक्स सोसाइटी के होते हैं और मोरलिटी एक इंडिविजुअल की होती है। तो मोरलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि पूरी सोसाइटी को पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन इंडिविजुअल को सही लगती है, लेकिन अपोजिट भी हो सकता है। जैसे एक IAS ऑफिसर हैं आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, तो इन्होंने मणिपुर में खुद अपने एफर्ट से पैसे लेके क्राउड फंडिंग करके रोड बना दिया था। तो ये दिखाता है कैसे इनकी मोरल एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इन्होंने गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर मान लो फाइनेंशियल्स की कमी थी या करप्शन था, उसके होते हुए इन्होंने अपनी सेल्फलेस सर्विस दिखाते हुए कैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो इस साल या अगले साल के लिए, या इन जनरल आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ़ीस 5000 रहने वाली है और इसमें आपको 100 टेस्ट लिखाए जाएंगे। 23 मेजर टेस्ट रहने वाले हैं और 77 माइनर टेस्ट रहने वाले हैं। तो रजिस्टर करने के लिए इस QR कोड स्कैन करते हैं। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।